हम सब दिन भर में सैकड़ों विज्ञापन देखते हैं, सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हैं और शायद ही कोई चीज हमें याद रहती हो। ज्यादातर तो बस एक शोर लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा सामने आता है जिसे भूलना नामुमकिन हो जाता है। कोई ऐसा ब्रांड, कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा आइडिया जो दिमाग में अटक जाता है। सही बात है। और सवाल यही है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ संदेश इस शोर को चीरकर हम तक पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी 99% वो बस गायब हो जाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पक्का विज्ञान और मनोविज्ञान है। आज हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक किताब से कुछ बहुत दिलचस्प आइडियाज हैं जो बताते हैं कि शोर का हिस्सा बनने के बजाय सबसे अलग कैसे सुना जाए। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग और कंपनियां ऐसे तरीके अपना रही हैं जिन्हें नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी दुखद कहानी से होती है। एक लेखक की कहानी जिसे लगा था कि अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो वो अपने आप बिक जाता है। हाँ, ये तो हम सबने सुना है, बिल्ड इट एंड दे विल कम। लेखक की पहली किताब का नाम था द टॉयलेट पेपर एंटरप्रेन्योर। नाम तो काफी आकर्षक है ना? और उन्हें अपनी किताब पे इतना भरोसा था कि उन्होंने 20,000 हार्ड कवर कॉपियां छपवा ली। 20,000? ये बहुत बड़ा दाव था। बहुत बड़ा। और उन्हें पूरा यकीन था कि लॉन्च के दिन फोन बजना बंद नहीं होगा, ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। क्या हुआ? लॉन्च के दिन सन्नाटा छाया रहा, एक भी किताब नहीं बिकी। एक भी नहीं? ये तो अविश्वसनीय है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि उनकी अपनी मां ने भी उस दिन किताब नहीं खरीदी। सोचिए कितना बड़ा रियलिटी चेक होगा वो। ये क्लासिक उदाहरण है कि जब हम वो करते हैं जो सब करते हैं तो नतीजा भी वही होता है जो सबके साथ होता है, यानी कुछ खास नहीं। लेखक ने बाद में एक सर्वे किया और पाया कि 95% बिजनेस मालिक मार्केटिंग के लिए उन्हीं घिसे पिटे तरीकों पर निर्भर थे। वर्ड ऑफ माउथ, क्लाइंट रेफरल्स, एक वेबसाइट बना लेना। मतलब जब हर कोई एक ही पिच पर एक ही तरह से चिल्ला रहा हो तो वो संगीत नहीं, सिर्फ शोर बनता है। तो फिर इस लेखक ने क्या किया? क्या उन्होंने लिखना छोड़ दिया? नहीं, यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। उनकी मुलाकात यानिक सिल्वर नाम के एक मार्केटिंग गुरु से हुई। अच्छा। और यानिक ने उन्हें कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि एक ऐसी बात कही जिसने उनका पूरा नजरिया ही बदल दिया। क्या कहा उन्होंने? यानिक ने कहा, अगर लोग बाजार में घटिया चीजें खरीद रहे हैं तो ये उनकी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक बेहतर प्रोडक्ट है और वो नहीं बिक रहा तो ये गलती तुम्हारी है। वाह, ये सुनने में थोड़ा कठोर है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई है। बिल्कुल। मतलब अगर आपके पास कुछ वाकई अच्छा है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे लोगों तक पहुंचाएं। एकदम। ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने की बात नहीं रह जाती, ये एक मिशन बन जाता है। आपकी मार्केटिंग सिर्फ बेचने का जरिया नहीं, बल्कि उन लोगों की मदद करने का तरीका है जिन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विस की सच में जरूरत है। लेखक के लिए ये एक डी-क्लिक मोमेंट था। उन्होंने अपना मिशन बनाया, उद्यमियों की गरीबी को खत्म करना। अब उनकी मार्केटिंग का एक मकसद था, एक बड़ा क्यों। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि अलग दिखना और एक मिशन के साथ काम करना जरूरी है, लेकिन अलग कैसे बने, यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? यहीं पर चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, हमारा दिमाग टेक्नोलॉजी की तरह हर साल अपग्रेड नहीं होता। ये आज भी काफी हद तक उसी गुफा मानव वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है जो हजारों साल पहले चलता था। मतलब सर्वाइवल मोड में? एकदम। हमारे दिमाग में एक तरह का गेट कीपर होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन? हाँ, इसका काम है हर सेकंड हमारे आसपास मौजूद लाखों जानकारियों में से फालतू जानकारी को बाहर रखना। अगर ये ना हो तो हम हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देकर पागल हो जाएंगे। अच्छा, इसी वजह से हमें पंखे की लगातार चलती आवाज या घड़ी की टिक टिक कुछ देर बाद सुनाई देना बंद हो जाती है। सटीक पकड़ा आपने। हम उस आवाज के आदी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हैबिचुएशन कहते हैं। हमारा दिमाग उन चीजों को फिल्टर करना सीख जाता है जो बार बार होती हैं और जिनसे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जैसे ही कुछ अलग होता है तो कुछ अप्रत्याशित, हमारा ध्यान तुरंत वहां जाता है। जैसे एक माँ तेज म्यूजिक या ट्रैफिक के शोर में सो सकती है, लेकिन जैसे ही उसका बच्चा रात में हल्की सी भी आवाज करता है उसकी आंख खुल जाती है। बेहतरीन उदाहरण, क्योंकि बच्चे की आवाज उसके दिमाग के लिए एक महत्वपूर्ण सिग्नल है, जबकि ट्रैफिक का शोर रोजमर्रा की बात है। प्रागैतिहासिक समय में कोई नई अपरिचित आवाज या तो भोजन का संकेत होती थी
या फिर किसी शेर जैसे शिकारी का। तो ध्यान देना या ना देना जिंदगी और मौत का सवाल था। हाँ, आज भी हमारा दिमाग इसी पैटर्न पर काम करता है। मार्केटिंग का पहला और सबसे बड़ा काम इसी गेटकीपर को पार करना है। और इसी विज्ञान पर आधारित है वो फ्रेमवर्क जिसकी बात हम कर रहे थे, डैड मार्केटिंग फ्रेमवर्क, DAD। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है। और ये है भी। ये 3 आसान स्टेप्स का एक बहुत शक्तिशाली ढांचा है। पहला D है डिफरेंशिएट, यानी अलग दिखो, अलग करो। ओके, डिफरेंशिएट मतलब कुछ ऐसा करो जो लोगों को चौंका दे, उन्हें अपने रूटीन से बाहर निकालकर रुकने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल, हमारा दिमाग शोर को नजरअंदाज करने में माहिर है। अगर आप भी वही कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं, तो आप भी उसी शोर का हिस्सा हैं। इसलिए पहला काम है कुछ ऐसा करना जो असामान्य हो, अनजाना हो, अप्रत्याशित हो। जैसे मैक्स जुरोविक ने देखा कि लोग सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड्स को देखते तक नहीं। हाँ, सही बात है। ये अलग था, इसलिए इसने काम किया। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। अलग दिखने के चक्कर में कहीं कोई ब्रांड अजीब, गैर पेशेवर या फिर बेवकूफ ना लगने लगे। मतलब सिर्फ अलग होना ही तो काफी नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर फ्रेमवर्क का दूसरा हिस्सा A यानी अट्रैक्ट सबसे जरूरी हो जाता है। अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना। हाँ, आपका अलग तरीका आपके सही ग्राहकों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए, उन्हें डराने या दूर भगाने वाला नहीं। मतलब ये एक अवसर की तरह दिखना चाहिए, खतरे की तरह नहीं। एकदम सही। जैसे अगर कोई वकील कोर्ट में ज्यूरी का ध्यान खींचने के लिए जोकर की पोशाक पहन ले, तो वो अलग तो जरूर दिखेगा, लेकिन क्या वो ज्यूरी को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद नहीं। वो अपना केस और बिगाड़ लेगा। तो आपका अलगपन आपके टारगेट ऑडियंस के लिए प्रासंगिक और आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, तो पहला D डिफरेंशिएट यानी ध्यान खींचो। फिर A अट्रैक्ट यानी सही लोगों को अपनी ओर खींचो। इसके बाद आता है दूसरा D। उसका क्या मतलब है? दूसरा D है डायरेक्ट, यानी निर्देश दें। डायरेक्ट। एक बार जब आपने किसी का ध्यान खींच लिया और उन्हें अपनी ओर आकर्षित भी कर लिया, तो आगे क्या? ज्यादातर मार्केटिंग यहीं पर फेल हो जाती है। वे लोगों को बताते नहीं कि अगला कदम क्या उठाना है। एक क्लियर कॉल टू एक्शन देना। हाँ, और वो भी ऐसा जो बहुत आसान हो। एक अकाउंटेंट गैब्रियल पिन्या का उदाहरण लेते हैं। वो अपने बड़े क्लाइंट्स को सीधे प्रपोजल भेजने के बजाय एक किताब भेजते थे। अच्छा। उस किताब में कुछ जरूरी पन्नों पर उन्होंने स्टिकी नोट्स लगाए होते थे और आखिरी नोट पर लिखा होता था, इस नंबर पर मुझे टेक्स्ट करें और मैं आपको इसे समझने में 15 मिनट मुफ्त में मदद करूंगा। ये तो शानदार है। कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं भरना, कोई ईमेल नहीं लिखना, बस एक टेक्स्ट मैसेज। ये बहुत सीधा और आसान निर्देश है। और इसीलिए ये काम करता है। डिफरेंशिएट, अट्रैक्ट और डायरेक्ट, डैड फ्रेमवर्क। ये डैड फ्रेमवर्क सुनने में तो बहुत दमदार लग रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ थ्योरी है या सच में किसी ने इसका इस्तेमाल करके कुछ बड़ा किया है? कोई असली दुनिया का उदाहरण इसे और दिलचस्प बना सकता है? बिल्कुल। एक बेहतरीन उदाहरण है सवाला बनानाज नाम की बेसबॉल टीम। जब इस टीम की शुरुआत हुई तो हालात बहुत खराब थे। स्टेडियम खाली पड़े रहते थे, कोई मैच देखने नहीं आता था। ओके। उन्हें पता था कि अगर वो बाकी टीमों की तरह ही खेलते रहे और मार्केटिंग करते रहे तो वे बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा होगा। उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा अलग करने का सोचा। उन्होंने अपनी टीम का नाम रखने के लिए एक प्रतियोगिता रखी और जो नाम चुना गया वो था बनानाज। बनानाज। सवाना शहर का केलों से तो दूर दूर तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो बहुत ही अजीब नाम है। और यही तो पॉइंट था। अच्छा। ये नाम इतना अप्रत्याशित और बेतुका था कि पूरे शहर में इसकी चर्चा होने लगी। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वे बात कर रहे थे। उन्होंने ध्यान खींच लिया था। डिफरेंट। बिल्कुल। फिर उन्होंने खेल को और मजेदार बनाया। खिलाड़ी कीर्तन करते हुए मैदान में आते, टिकट में खाना पीना शामिल होता। उन्होंने एक बेसबॉल मैच को एक पार्टी बना दिया जिसने परिवारों को आकर्षित किया, यानी अट्रैक्ट। हाँ, और उनका निर्देश यानी डायरेक्ट साफ था, आओ और अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार बेसबॉल अनुभव करो। आज उनकी टिकटें सालों पहले बिक जाती हैं। वाह, एक अजीब से नाम ने उनकी किस्मत बदल दी। ये तो कमाल का उदाहरण है। और किताब में एक और कहानी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, डिसएडवांटेज एडवांटेज की।
हाँ यानी अपनी सबसे बड़ी कमी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना। हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है जिसे प्रैटफॉल इफेक्ट कहते हैं। रिसर्च बताती है कि जब कोई सक्षम व्यक्ति या कंपनी छोटी-मोटी गलती करती है या अपनी किसी कमी को स्वीकार करती है तो वो हमें और ज्यादा पसंद आने लगती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उन्हें ज्यादा मानवीय, ज्यादा भरोसे के लायक और हमारी तरह ही अपूर्ण दिखाता है। परफेक्शन अक्सर डराता है या नकली लगता है, लेकिन कमियां हमें जोड़ती हैं। M&D टिंटिंग कंपनी के मालिक मैट शाउप ने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। अच्छा, वो कहानी क्या थी? एक बार एक बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट ने उनसे पूछा, मैट, आपने अपने बिजनेस में अब तक की सबसे बड़ी गलती क्या की है? मैट पहले तो झिझके, जाहिर है, कौन अपनी सबसे बड़ी गलती बताता है? लेकिन फिर उन्होंने पूरी ईमानदारी से वो कहानी सुनाई। और वो गलती क्या थी? उनकी टीम एक घर में पेंटिंग कर रही थी और गलती से उन्होंने स्प्रे पेंट से एक छोटे बच्चे पर पेंट छिड़क दिया। एक मिनट, एक बच्चे पर पेंट? ये तो किसी भी कंपनी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि ऐसी कहानी को तो 7 तालों में बंद करके रखना चाहिए, न कि किसी क्लाइंट को बताना चाहिए। ये तो बिजनेस खत्म कर सकती है। और यही बात इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। कोई और कंपनी ये बताने की हिम्मत नहीं करेगी। मैट ने जब ये कहानी पूरी ईमानदारी से बताई कि ये कितनी भयानक गलती थी, लेकिन फिर उन्होंने कैसे सब कुछ ठीक किया। क्या किया उन्होंने? परिवार का पूरा मेडिकल खर्च उठाया, घर को मुफ्त में पेंट किया और सालों तक उस परिवार से रिश्ता बनाए रखा, तो उस क्लाइंट पर इसका गहरा असर हुआ। मैं सोच सकता हूँ, ये पारदर्शिता का एक अलग ही लेवल है। उन्होंने न सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट जीता, बल्कि बाद में मैट ने इस पेंटेड बेबी की कहानी को अपनी मार्केटिंग का मुख्य हिस्सा बना लिया। सच में? हाँ, उन्होंने उस सच को साझा किया जिसे कोई और साझा करने की हिम्मत नहीं करता। नतीजा, उनका कारोबार आसमान छूने लगा। लोगों ने उन पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती को छिपाया नहीं, बल्कि उसे अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी का सबूत बना दिया। ये सच में एक अविश्वसनीय कहानी है। अपनी सबसे बड़ी शर्मिंदगी को अपनी सबसे बड़ी मार्केटिंग एसेट बना लेना। ये डिफरेंशिएट का चरम उदाहरण है। जब बाकी सब अपनी उपलब्धियां गिरा रहे थे, मैट अपनी गलती की कहानी सुना रहे थे। तो आज की इस गहरी चर्चा से क्या निकल कर आता है? अगर मुझे इसे एक लाइन में समेटना हो तो शायद ये होगा, आज के दौर में बाकी सबकी तरह मार्केटिंग करना ही सबसे बड़ा जोखिम है। भेड़ चाल में गुम हो जाना असफलता की गारंटी है। आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस वाकई अच्छी है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि लोग आपको देखें, आपको सुने। और अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसा बने जो आप नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अक्सर ये होता है कि आप जो हैं उसे और ज्यादा प्रामाणिकता और साहस के साथ दुनिया के सामने रखें। दी फ्रेमवर्क, डिफरेंशिएट, अट्रैक्ट और डायरेक्ट, इसमें एक बेहतरीन गाइड की तरह काम कर सकता है। ये सिर्फ ध्यान खींचने के बारे में नहीं है, सही, बल्कि सही लोगों का ध्यान खींचकर, उन्हें जोड़कर और फिर उन्हें एक सार्थक कदम उठाने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। और जैसा कि पेंटेड बेबी की कहानी दिखाती है, कभी-कभी सबसे अलग और प्रामाणिक चीज जो आप साझा कर सकते हैं, वो आपकी कोई जीत नहीं, बल्कि आपकी कोई गलती या कमी होती है। और यहीं पर मैं आज की बातचीत को श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। स्रोत सामग्री यह सुझाव देती है कि हमारी सबसे बड़ी मानी जाने वाली कमजोरी या गलती ही हमारी सबसे बड़ी मार्केटिंग ताकत बन सकती है। तो सोचने वाली बात यह है, किसी के अपने काम या कंपनी में ऐसी कौन सी खामी, अजीब बात या गलती है जिसे छिपाने के बजाय उजागर करके उन लोगों के साथ एक अटूट रिश्ता बनाया जा सकता है जिनकी वे सेवा करना चाहते हैं।